इंसान बहुत डर जाता है तो हर चीज में खुद को छिपाने की कोशिश करता है। मैंने जानबूझकर बाएं हाथ से अपना नाम लिखा, फिर एक जगह गलती की और पहचान पत्र व फोन नंबर में भी एक एक अंक गलत लिखा। बूढ़े आदमी ने फॉर्म लिया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। नाम, आईडी नंबर और फोन नंबर ही तो थे। इतना ध्यान से वो क्या देख रहा था? मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक दूर से किसी के रोने जैसी आवाज आई। ये कैसी आवाज है? बूढ़ा आदमी बिना सिर उठाए रजिस्टर को देखता रहा और बोला, जब ये जगह अपने चरम पर थी यहाँ हजारों लोग रहते थे, अब 500 भी नहीं बचे। पत्थर की खान बंद होने के बाद हर साल लोग कम होते गए, शहर खाली हो गया और घर भी खाली होते गए। मैंने पूछा, अभी जो आवाज आई आपने सुनी? लेकिन वो जैसे अपनी ही बातों में खोया रहा। काफी देर तक रजिस्टर को घूरता रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर तक वह रजिस्टर को घूरता रहा जैसे किसी गहरी सोच में हो। अभी इस पूरे गेस्ट हाउस में सिर्फ तुम एक मेहमान हो। इतनी बड़ी पढ़ाई की इमारत और उधर वो हॉस्टल की बिल्डिंग। इस बार मैंने साफ सुना। आवाज जैसे पुराने स्कूल की कैंटीन की दिशा से आ रही थी और उसमें कुछ कुछ पान वेनबो की आवाज जैसा एहसास था। मैं गलियारे में आगे बढ़ा और कैंटीन की तरफ देखने लगा। आपने नहीं सुना? वहाँ जैसे कोई है। बूढ़े ने कहा, अभी यहाँ सिर्फ 3 लोग हैं, एक तुम, एक मैं और एक पागल। वो बेचारा लगा इसलिए उसे यहाँ रहने दिया। पागल? ये आवाज ऐसी क्यों लग रही है जैसे किसी का मुंह दबाया गया हो? फिर बूढ़ा अचानक बोला, मुझे याद है तुम्हारा जन्म अगस्त में हुआ था। तुम्हारे पहचान पत्र का नंबर भी गलत लिखा गया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। 7 साल से न मिले एक बूढ़े को मेरा जन्मदिन कैसे पता हो सकता है? ये तो जैसे सचमुच भूत देखने जैसा था। वह बोला, लगता है तुम्हें सच में याद नहीं मैं कौन हूँ। पहले मैं पुलिस बनने वाला था, प्रांतीय क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में जाने वाला था, लेकिन अपनी बेटी के साथ रहने के लिए जो यहाँ पढ़ाने आई थी, मैं इस जगह सुरक्षा विभाग का प्रमुख बन गया क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी क्षमता है जो एक बार देख लूं कभी भूलता नहीं। मैं कुछ पूछा उससे पहले ही वह अचानक चला गया और मुझे गलियारे में अकेला छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि कैंटीन की तरफ जाकर देखूं या नहीं, तभी मेरी नजर गलियारे में लगी एक ग्रेजुएशन फोटो पर पड़ी। अजीब, आज दोपहर जब मैं यहाँ चेक इन कर रहा था तब ये फोटो यहाँ नहीं थी, अब अचानक कैसे आ गई? उस काले सफेद फोटो में परिचित चेहरों को देखते हुए इस शांत रात में मेरे ऊपर सिर्फ अजीब डर और बेचैनी छा गई। मैं डर से सुन्न पड़ रहा था कि तभी बूढ़ा वापस आया। तांग श्याओ, देखो क्या ये तुम्हारा पुराना होमवर्क नहीं? उसने कॉपी मेरी तरफ पलटी। मैंने देखा, सचमुच ये मेरा ही था। एक के बाद एक हो रही अजीब घटनाएं जैसे मेरी मानसिक हालत को तोड़ रही थी। लग रहा था मैं पागल होने वाला हूँ, हर पल टूटने की कगार पर था। बूढ़ा बोला, इस स्कूल के छात्रों की जितनी किताबें और कॉपियां यहाँ रह गईं, कक्षा में, दफ्तर में, मैंने उन्हें बार बार पढ़ा। होमवर्क से नोट्स तक, परीक्षा पत्र से नोटिस तक, सामग्री से फाइलों तक, यहाँ तक कि पानी बंद होने की छोटी सी सूचना भी। इन 7 सालों में मैंने सब कुछ याद कर लिया। मैंने इस स्कूल की हर चीज अपने दिमाग में बसा ली। मैंने कहा, सच तो आपकी याददाश्त कमाल की है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वह धीरे से बोला, क्योंकि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी और उस समय मैंने एक गलती की थी। उसने एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला। ये मुझे मेरी बेटी के बैग में मिला था। इसमें उसका आखिरी संदेश है। जांच टीम आने से पहले मैंने इसे छिपा लिया था। मुझे डर था अगर ये रिकॉर्डिंग मिल गई और मामला आत्महत्या घोषित कर दिया गया तो मेरी बेटी का सच हमेशा के लिए दब जाएगा। लेकिन अगर उसके अपने शब्द मौजूद हैं तो क्या फिर भी यह आत्महत्या नहीं मानी जाएगी? कुछ गड़बड़ थी। जहां तक मुझे पता है उस समय वेंजुआन मैडम का केस तो लापरवाही से हुई हत्या माना गया था और असली अपराधी तो अपराध बोध में खुद मर गया था, है ना? और आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में पकड़ी उस पुरानी रिकॉर्डिंग पेन को सहलाता रहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह अचानक उसे चला न दे। मुझे डर था कि कहीं फिर से वेंजुआन मैडम की आवाज सुनाई न दे जाए। तभी टीपी भगवान का मैसेज आया। मैंने अभी तक पहेली नहीं सुलझाई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस पूरी साजिश का असली सूत्रधार अब शायद नायक तक पहुंच चुका है। हाय, बूढ़ा बोला, बेटा क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। मैं बोला, नहीं कुछ नहीं। वह बोला, लगता है बात छोटी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। वैसे भी मेरा सपना पुलिस अधिकारी बनने का था। अभी अभी टीपी की बात याद आई। अब मैं उस बूढ़े की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। क्या सच में वही पान वेनबो घटना का असली सूत्रधार है? मैं वापस कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी बाहर गलियारे से बूढ़े की आवाज आई, बेटा लगता है तुम्हारी एक चीज अभी भी मेरे पास है। मेरी चीज? ये बूढ़ा आखिर चाहता क्या है? क्या टीपी सही कह रहा था? क्या वही पीछे से सब चला रहा है? मैं टीपी से और पूछने ही वाला था कि अचानक मुझे एक अजीब एहसास हुआ। टीपी की बातों में जैसे एक अजीब जल्दबाजी थी, ऊपर से शांत लेकिन अंदर बेचैनी और घबराहट छिपी हुई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बूढ़ा खेल के मैदान में पहुंच चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर जोर से कहा, अगर जवाब नहीं मिल रहा तो सोचो कि हाल ही में तुम्हारी जिंदगी में कौन सा बड़ा मोड़ आया है और ये सब अभी क्यों हो रहा है? मैं समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन फोन पर टीपी लगातार पूछ रहा था, हाल में तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? शायद वहीं से जवाब मिलेगा। मैं पागल होने लगा। ये दुनिया पागल हो गई है। दोनों एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी जिंदगी के बदलाव से उनका क्या लेना देना? सिवाय 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 उस बात के कि मेरी पत्नी ने कहा था उसने मेरे लिए एक बेटी को जन्म दिया है और मैं अभी तक उसे देखने घर भी नहीं लौट पाया। बाहर पेड़ों की सरसराहट अब भी जारी थी। मुझे पता था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन जितना डर बढ़ रहा था उतनी बेचैनी भी। जैसे जैसे मैं रसोई के पास पहुंच रहा था आवाज और साफ सुनाई देने लगी। अचानक फोन की रिंग बजी
और मैं ठंडे पसीने में भीग गया। फिर वही टीपी। मुझे क्यों लग रहा है कि वो किसी साए की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पानी की टंकी पर मक्खियां थी। मुझे लगता है मैंने लाश की पहेली सुलझा ली है। जल्दी जवाब दो, वो इतना बेचैन क्यों था? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? काफी देर सोचने के बाद मैंने जवाब दे दिया। अब अगर कोई पान वेनबो की लाश का रहस्य खोल सकता था तो वो वही था। कुछ देर वहां सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया। मुझे लगता है अब मुझे जवाब मिल गया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम अभी स्कूल में हो, है ना? धत, ये टीपी आखिर है कौन? मैं कैंटीन की पिछली रसोई की खिड़की के पास पहुंचा। जैसा मैंने सोचा था, ये एक बेहद घटिया जाल था। कोई पागल इंसान नहीं था। रसोई के चूल्हे पर बस एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर रखा था जो आवाज चला रहा था। कैंटीन के हॉल में एक लाइट जल रही थी। अब यहाँ तक आ ही चुका था तो मुझे आगे देखना ही था। उस रोशनी के नीचे एक काला बोर्ड था जिस पर खाना लिखा जाता था। थोड़ा पास एक मेज रखी थी। पास जाकर देखा, मेज पर 3 ट्रे रखी थी। एक खाली थी, बाकी 2 में 2 इंसानी सिर रखे थे। एक चेहरे से पूरी तरह मिटा हुआ और दूसरा वो मेरा अपना सिर था। मेरी मानसिक हालत आखिर टूट गई। मैं जैसे बिना आत्मा के शरीर को घसीटे हुए कैंटीन के अंदर चला गया। हल्की कड़वी हंसी के साथ बोला, तो तुम ही वो इंसान हो जिसने ये सब रचा? क्या बता सकते हो? क्यों? उसने कहा, ये ब्लैक बोर्ड पहचानते हो? मैं बोला, क्या मतलब? इन व्यंजनों में क्या है? वो बोला, ये वही मेन्यू है जो उस दिन कैंटीन में लिखा था जिस दिन मेरी बेटी की हत्या हुई थी। मैंने हजारों बार सीसीटीवी फुटेज देखी। हर एक शब्द, हर एक स्ट्रोक मैंने बिल्कुल वैसा ही दोबारा लिखा। मुझे कभी नहीं लगा था कि 7 साल से जिस जवाब को ढूंढ रहा था वो आखिरकार इसी छोटे से ब्लैक बोर्ड पर छिपा मिलेगा। छोटे ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ कहानी अभी अधूरी लग रही है और आगे कोई बड़ा खुलासा आने वाला है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और